guys, welcome to our channel Bank Phenomics. So guys, let's move ahead with the next session on a revision for June current affairs. So in this session, I'm going to discuss the detailed current affairs analysis for the month of June. So part 1 हम complete कर चुके हैं. ये second session है आपका जून CA को लेकर एंड स्पेशली जो है आपका RRB PO का एग्जामिनेशन लाइंड अप है, उसके बाद आपका IBPS भी है. तो सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इन सारे एग्जाम्स के लिए जो भी आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेंगे. ठीक है, हर एक चीज़ को, हर एक सोर्स को यहाँ पे कवर किया गया है फ्रॉम योर बैंक एंड रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड विल बी कवरिंग ऑल दिस न्यूज़ इन अ ग्रेट डिटेल्ड मैनर. ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे सेशंस आपके लिए आएंगे जो आपके इन एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे. ठीक है, एंड हाँ, बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले न्यूज़ के साथ गाइस. तो पहला न्यूज़ है हमारा एक स्कीम के बारे में. प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम स्कीम को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे स्टैटिक भी क्वेश्चन बनते हैं. वेदर इट इज़ RRB ओके या तो IBPS PO है. और RBI का तो सवाल ही नहीं है, RBI में स्कीम्स काफ़ी पूछते हैं, लेकिन बैंक एग्जाम्स में भी आजकल स्कीम्स का वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है और वही स्कीम से लेकर स्टैटिक भी पूछा जाता है, जो स्कीम्स आपके लास्ट 6 मंथ्स में करंट अफेयर्स का पार्ट रहे हैं. तो जितने भी स्कीम्स हम न्यूज़ में कर रहे हैं, हम सिर्फ करंट ही नहीं बल्कि उनके स्टैटिक पर भी फोकस करेंगे ताकि आपको सेपरेटली उसके लिए सेशन करने की ज़रूरत ना पड़े. चलिए स्कीम को समझ लेते हैं गाइस. योर स्कीम इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ओके, PMEGP. सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये रूरल एंड अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च किया गया था साल 2008 में. ओके, सो 2008 इज द लॉन्च ईयर ऑफ द स्कीम एंड ये स्कीम जो है बिजनेस या एंटरप्राइज, अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, अपना खुद का बिजनेस यूनिट सेटअप करना है, तो ये स्कीम के तहत हर फैमिली से एक मेंबर जिसका कोई अलग बिजनेस आइडिया है और वो उस आइडिया को जो है स्कीम के तहत अगर वो बंदा अप्लाई करता है तो उसे स्कीम के तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है. ओके, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नए बिजनेस यूनिट्स के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को आसानी से कर सको. तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए या तो रूरल एंड अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम को लाया गया था. 2008 में स्कीम आई जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के द्वारा, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. ओके, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के कंट्रोल में ये स्कीम आती है. इसकी एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स एंड अबाव. ओके, एंड जो भी फैमिली मेंबर है जो 18 वर्ष से आगे की जिनकी उम्र है और जिनके पास कोई नया प्रोजेक्ट है या बिजनेस आइडिया है, यूनिट्स है, उनको ये लोन सैंक्शन या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी. सो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ओके, दैट हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी अदर पब्लिक स्कीम. कोई और पब्लिक स्कीम के अंडर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बेनिफिट अवेल नहीं किए हैं वो भी यहाँ पे स्कीम के तहत जो है लोन सैंक्शन ले सकते हैं. अब आते हैं इसकी डिटेल्स की ओर. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं. ओके, ये चेंजेस की बात हम कर लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर न्यूज़. तो न्यूज़ ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इसका फाइनेंशियल आउटले 2025-26 के लिए टोटली रखा गया है 13,554 करोड़. मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, द आउटले ऑफ द स्कीम इज 13,554 करोड़ एंड स्कीम को एक्सटेंशन अगले 5 सालों के लिए दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021-22 से 25-26 के तहत. सो यहाँ पे स्कीम एक्सटेंड कब तक की गई है आपको याद रखना है, 2025-26 तक के 5 साल तक की स्कीम को एक्सटेंड किया गया है. कुछ मेजर मॉडिफिकेशन स्कीम्स में लाए गए हैं.
पहले से ये जो स्कीम एग्जिस्ट कर रही थी, इसका जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसके लिए स्कीम एप्लीकेबल है, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस यूनिट, द अमाउंट or the project cost has been increased. Okay, an increase in maximum project cost from existing 25 lakh to 50 lakh. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट अर्लियर 25 लाख था, जिसको बढ़ा के अब 50 लाख कर दिया है, एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10 लाख टू 20 लाख फ्रॉम सर्विस यूनिट्स. मतलब मान लो अगर आप कोई भी बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो उसका मिनिमम कॉस्ट कितना होना चाहिए. तो आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो 25 लाख था वो 50 लाख का होना चाहिए. एंड सर्विस यूनिट, कोई भी मान लो डिलीवरी सर्विसेज है, एनी टाइप ऑफ रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सर्विस यूनिट, ओके, सो सर्विस यूनिट के लिए जो कॉस्ट है आपका 10 लाख था वो 20 लाख कर दिया गया है. इसके अलावा विलेज इंडस्ट्री का डेफिनेशन भी जो है यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, एंड रूरल एरिया हैव बीन मॉडिफाइड फॉर पीएमईजीपी विद एरियाज फॉलिंग अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू बी अकाउंटेड अंडर रूरल एरिया, वेयरएज एरियाज अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू बी ट्रीटेड एज अर्बन एरिया. जो एरियाज पंचायती राज के तहत आते हैं उनको रूरल एरिया ट्रीट किया जा रहा है, एंड जो एरियाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आते हैं उनको अर्बन एरियाज ट्रीट किया जा रहा है. इसके अलावा पीएमईजीपी के जो एप्लीकेंट्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तहत एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनको स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेंट्स कहा गया है, एंड इनको जो है स्कीम के तहत हायर सब्सिडी दी जा रही है. जब से स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी साल 2008-9 से, तो लगभग जो है 7.8 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे असिस्टेंस दिया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन दिया गया है, जिसकी सब्सिडी लगभग 19,995 करोड़ थी. एंड इसने लगभग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था वो 64 लाख पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दी है. ओके, सो इट इज क्वाइट बिग इनफ दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 64 लाख पर्सन्स टिल डेट. अबाउट 80% ऑफ द यूनिट जो है रूरल एरियाज में असिस्ट किए गए हैं, एंड लगभग 50% जो है SC, ST एंड वुमेन कैटेगरीज के द्वारा ओन्ड है. तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लॉन्च डेट क्या है, राइट, देन इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, एंड देन जो डिटेल है, ओके, स्कीम का आउटले कितना है, 13,554 करोड़ का आउटले. इसको एक्सटेंड कब तक किया गया है, 25-26 तक के अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया. एंड ये जो मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट है अर्लियर क्या था और अभी क्या है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडी जो है रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के लिए कितनी दी जाती है, ये आप देख सकते हो कि 25% है जनरल कैटेगरी के लिए, 35% है स्पेशल कैटेगरी के लिए, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटीज आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली रीजन्स, बॉर्डर एरियाज, एंड रूरल एरियाज में 15% है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 25% फॉर स्पेशल कैटेगरी. So I'm not expecting a question from government subsidy here, but still go through the PDF multiple times and revise the session multiple times to have a better retention on this news. Okay, क्योंकि news जो है समझना बड़ी बात नहीं है, न्यूज़ को रिटेन करना इज मच डिफिकल्ट. तो अगर आप सेशन को बार बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका रिटेंशन बढ़ेगा. Next news is about qualification pathway for ICC Men's T20 World Cup 2024 announced. अब बेसिकली जो ICC Men's T20 World Cup 2022 का है ये होगा ऑस्ट्रेलिया में. ओके, ऑस्ट्रेलिया में. एंड ICC Men's T20 World Cup जो है 2024 का ये होगा US में एंड वेस्ट इंडीज में. ओके, अब बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2024 के वर्ल्ड कप में 20 टीम्स पहली बार पार्टिसिपेट करेगी. ओके, 2024 के वर्ल्ड कप में 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, और उनमें से 2022 में, ठीक है, 2022 में जो 8 टीम्स हैं, टॉप परफॉर्मिंग टीम्स हैं, उनको डायरेक्टली जो है 2024 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. ठीक है, एंड इसके अलावा रिमेनिंग जो है ये रीजनल क्वालिफायर इवेंट्स के थ्रू डिसाइड होगा.
ओके एंड बाकी के जो टीम्स है, 2 टीम्स अफ्रीका से रहेंगे, एशिया यूरोप से रहेंगे, जो इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है वेन्यू क्या है। ओके 2024 के वर्ल्ड कप का यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, 2022 ऑस्ट्रेलिया, ओके ऑस्ट्रेलिया, एंड 2024 में कितने टीम्स पहली बार फीचर किए जाएंगे, 20 टीम्स, एंड इनमें से जो 8 टीम्स है वो सीधा जो है नॉमिनेट हो रहे हैं 2022 के टॉप परफॉर्मिंग 8 टीम्स विल बी नॉमिनेटेड टू 2024 वर्ल्ड कप। दैट्स ऑल द न्यूज़ इज। सो इसमें कौन कौन से कितने नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 66 नेशंस है, बस इतना ध्यान में रखेंगे। ओके कौन से टीम्स कहाँ से है, ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ में दी हुई है। आईसीसी के चेयरमैन जो है ग्रेग बार्कले हैं, याद रखना है, ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन है। नेक्स्ट, टर्की रिजेक्ट्स इंडिया शिपमेंट साइटिंग रुबेला डिसीज। ओके रुबेला डिसीज ये एक कंटीजियस डिसीज है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द वायरस, एंड यहाँ पे टर्की को रुबेला डिसीज का खतरा लगा जो इंडिया से शिपमेंट उन्होंने मंगवाया था। ठीक है, सो इंडिया से जो शिपमेंट मंगवाया था टर्की ने, बेसिकली उसमें रुबेला डिसीज के खतरे के कारण टर्की ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सिंपल सी चीज है, कौन से कंट्री ने इंडिया के विद शिपमेंट को रिजेक्ट किया था, तो वो था टर्की, एंड किस वजह से किया था, तो रुबेला डिसीज के कारण किया था। और ये डेटा पब्लिश किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स रिपोर्ट, जिन्होंने कहा था कि ये 56,877 टन्स का ये वीट शिपमेंट था which was heading back to कांडला पोर्ट इन गुजरात। ओके सो गुजरात कांडला पोर्ट से ये आ रहा था टर्की की ओर, एंड देन टर्की ने इसे बीच में ही जो है रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, सो इसके अलावा कोई भी चीज हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं। नेक्स्ट, एशियाज कप 2022 इंडिया मेंस हॉकी टीम बेट जापान टू क्लेम ब्रॉन्ज। ओके सो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के मेंस हॉकी टीम ने बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सो जापान को डिफीट करते हुए इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, आपसे पूछा जा सकता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। एंड ये जो मेंस हॉकी एशिया कप 2022 हुआ था, ओके एशिया कप 2022 हुआ था, इसका वेन्यू जो है जकार्ता इंडोनेशिया में रहा है एट जेबीके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम। इसमें साउथ कोरिया ने 5th टाइटल जीता था ओवर मलेशिया, एंड मनप्रीत सिंह जो है कैप्टन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के, जबकि रानी रामपाल जो है वुमेन्स टीम की इंचार्ज है। एंड यहाँ से जो चीज़ मैंने आपको बताई है, एशिया कप 2022 जो टूर्नामेंट है जेबीके हॉकी फील्ड जकार्ता इंडोनेशिया में 23 मई से 1 जून के भीतर जो है शेड्यूल रहा था। इस साल 2022 मेंस हॉकी एशिया कप का 11th एडिशन रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज किया था AHF एशियन हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट, NHA लॉन्चेस पब्लिक डैशबोर्ड फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब देखो गाइस, आयुष्मान भारत स्कीम या तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्कीम जो है काफ़ी बार न्यूज़ का पार्ट रही है, एंड ये डेटा है जो मंथ ऑफ जून का था, एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है, एंड इसके सारे जो डिटेल्स हैं आज के सेशन में 6 अगस्त का एक सेशन सर इसे अपलोड कर रहे हैं, तो सर ने 6 अगस्त के सेशन में स्कीम को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जस्ट बिकॉज आपको अपडेटेड पढ़ना है, तो इसीलिए आप 6 अगस्त का सेशन जो है आज का देखोगे, उसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूरा डिटेल में कवर होगा। अब रहा सवाल जून की न्यूज़ का, तो जून में यही कहा गया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था NHA के द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कितने हेल्थ प्रोफेशनल्स है, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर रजिस्टर हुई है ABDM के तहत, कितने हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ये सारा डेटा ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक डैशबोर्ड किसने रिलीज़ किया है, किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना है NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
ओके इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। बाकी का सारा डेटा जो है अगस्त का अपडेटेड, ओके, या तो फिर अगर सितंबर में आ जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सो लगभग आई थिंक ये की फैक्टर रहेगा। यहाँ से पूछ सकते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ आभा हेल्थ आईडीज कितने क्रिएट हुए हैं, तो 30 मई तक ये 22.1 करोड़ थे, बट अगर आप अगस्त का डेटा देखोगे तो ये 23 करोड़ जो है हेल्थ आईडीज अभी तक के क्रिएट किए गए हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल एआई पोर्टल सेकेंड एनिवर्सरी। अब नेशनल एआई पोर्टल, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली गाइस ये टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा की तरह ही बेसिकली एक एआई टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मान लो आप जो YouTube सर्च करते हो या गूगल सर्च करते हो, तो आप जो चीज़ को सर्च करते हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक आपको वही चीज़ रेकमेंड करता है, वही चीज़ दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज होती है एआई। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ये जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म से ये आपको वही चीज़ रेकमेंड करते हैं जो आपने कभी सर्च की होगी या तो जो आप देखना चाहते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नेशनल एआई पोर्टल 2020 में लॉन्च हुआ था। ओके, याद रखना है पोर्टल लॉन्च हुआ था 2020 में, जो जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मीटी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का। बेसिकली हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है इसको और रोबस्ट बनाने के लिए, इसमें और एक्सेल करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। एंड इस साल जो है 2022 में मई में इसका सेकेंड एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है। ओके, सो नेशनल एआई पोर्टल 2 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं एंड 30 में, याद रखना है 30 मई को इसका सेकेंड एनिवर्सरी मनाया गया। Next is about cooperative societies can register as buyer on GEM portal. Very important news guys, GEM portal. So GEM portal क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा ऑनलाइन एंड टू एंड मार्केट प्लेस है जो ओपन, इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए जो पोर्टल है वो है जेम। ओके, सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए फर्नीचर है, लैपटॉप्स है, लाइटिंग्स, फिटिंग्स, हर चीज़ को परचेज किया जाता है जेम पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पर आज तक के सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द बायर। ओके, वॉज द बायर, गवर्नमेंट बाय कर सकती है इस जेम पोर्टल पे एंड इस पोर्टल पे सेल कोई भी कर सकता है, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट या पब्लिक मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है जेम पोर्टल पे वो चीज़ों को बेच सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या कहती है न्यूज़, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी जेम पोर्टल जो है लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ था, जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, सेक्शन 8 कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत। एंड हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट, okay, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the registration of cooperative societies as buyers on government e-market platform। जैसे मैंने आपको बताया जेम पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट चीज़ों को खरीद सकती थी, मतलब बायर वॉज ओनली द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट नाउ प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड बायर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज द बायर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी जेम पोर्टल से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जनरली जो है लाइटिंग्स हो गए, कैमराज हो गए, सीसीटीवी कैमराज हो गए, या तो सर्विसेज हो गए क्लीनिंग की, हाउसकीपिंग की, ये सारी सर्विसेज को या गुड्स को खरीदने के लिए ये सारे चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाने की। अब जनरली होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बल्क में लाइट, सीसीटीवी कैमरास ये जब खरीदे जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो इसीलिए जेम पोर्टल पे जब एज अ बायर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर होगी तो सारा जो डेटा होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, सारा प्रोसेस जो है
स्मूथ होगा एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी एंड ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बायर के तौर पे रजिस्टर हो चुके हैं। याद रखना है, आपसे आपको कंफ्यूज करने के लिए सेलर क्वेश्चन में डाला जा सकता है। सेलर कोई भी हो सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, लेकिन बायर आज तक के सिर्फ गवर्नमेंट थी, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यहाँ से बाय करेगी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एनकरेज कर रहे हैं कि ये जेम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें एंड इसका लाभ उठाए। सो लगभग जो है 8.54 लाख कोऑपरेटिव्स इन इंडिया है एंड जिनके पास जो मेंबरशिप है, लगभग 29 करोड़ मेंबरशिप है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की। एंड अब ये जो है टेंडर प्रोक्योर कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ों को, गुड्स को या सर्विसेज को जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं जेम पोर्टल से। तो यहाँ पे जेम पोर्टल के बारे में लॉन्च ईयर भी इंपॉर्टेंट है, साल 2016 डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। Next news is about again a scheme. Government revises premium for flagship insurance scheme PMJJBY and PMSBY. Prime Minister बेसिकली सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना, दो स्कीम्स है यहाँ पर, दोनों की दोनों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन दोनों स्कीम्स के प्रीमियम रेट्स को रिवाइज किया है। ओके, सो प्रीमियम रेट्स को रिवाइज किया गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहले हम दोनों स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जान लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल पे आते हैं। ठीक है, सो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी मोदी जी के द्वारा कोलकाता में। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, लॉन्च डेट इंपॉर्टेंट है एंड ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। ओके, अब बेसिकली जैसे नाम में लिखा है जीवन ज्योति बीमा, ओके, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, आपके लाइफ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसको पहली बार आर देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2015 के बजट स्पीच में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करती है LIC जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 18 to 50 ईयर्स की है एंड इसे बेसिकली लो इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब बेसिकली इस स्कीम में कौन बेनिफिट करता है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट एलिजिबल बेनिफिशियरी को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। डेथ कवरेज 2 लाख का प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितने का है, 2 लाख का है। प्योर टर्म इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है, डेथ पे ये आपको इंश्योरेंस देती है। बेसिकली इसका जो रिस्क कवरेज है फॉर 1 ईयर है एंड 1 ईयर तक के आपको प्रीमियम भरना है एंड उसके बाद आप इसे ईयरली रिन्यू करना होता है एंड जो आपको प्रीमियम अमाउंट भरना होता है ये ऑटो डेबिट ऑप्शन यहाँ पे होता है, जिससे डायरेक्टली आपके अकाउंट से जो है प्रीमियम डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब स्कीम के तहत आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना इसे भी लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा सेम डे 9 मई 2015 को कोलकाता में ही इसे लॉन्च किया गया था। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है थोड़ी सी अलग है, 18 to 70 ईयर्स है। जीवन ज्योति योजना की 18 to 50 ईयर्स थी, सुरक्षा बीमा योजना 18 to 70 ईयर्स की है। ओके, एंड बेसिकली इसका जो डेटा अभी फिलहाल रिलीज किया गया है वो है प्रीमियम रेट्स का। ठीक है, हम प्रीमियम पे आते हैं, ये तीनों स्टार्टिंग यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका कवरेज कितना है, इसमें लाइफ कवर जो है 2 लाख का है फॉर 1 ईयर एंड लाइफ कवर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, ये जो लाइफ कवर है एक्सीडेंट के कारण होने वाली डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो 2 लाख का कवरेज है एंड 1 लाख का कवरेज है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब हाथ पैर टूट जाता है, तो इस कंडीशन में 1 लाख का कवरेज सुरक्षा बीमा योजना देती है। ओके, एलिजिबिलिटी ध्यान रखेंगे, इंश्योरेंस का कवरेज ध्यान रखेंगे, लॉन्च डेट, लॉन्च ईयर एंड मिनिस्ट्री जो इसे जिसके तहत ये आती है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
अब बेसिकली ये जो न्यूज़ है इसमें आपको डेटा दिया गया है प्रीमियम रेट्स का, ठीक है। क्या रिवीजन आया है प्रीमियम को लेकर। तो अब हुआ क्या है, जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी 2015 में, तब पहला रिवीजन हुआ था प्रीमियम रेट्स का, और उसके बाद अभी डायरेक्ट हो रहा है साल 2022 में, मतलब लगभग 7 सालों बाद प्रीमियम को रिवाइज किया गया है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना का पहला प्रीमियम था 436 एंड नाउ इट इज 330 पर, सॉरी इट वाज 330 एंड इट हैज बीन इंक्रीज टू 436 रुपीज पर एनम, ठीक है। हर साल आपको 436 रुपीज प्रीमियम भरना है। सुरक्षा बीमा योजना के लिए रिवाइज प्रीमियम है 20 रुपीज, जो अर्लियर 12 रुपीज था, एंड ये लागू किया गया है 1 जून 2022 से, ओके। पहली बार 2015 में हुआ, दूसरी बार 2022 में हुआ, ओके। अब ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है गाइस एंड रिलेटेड टू कितने कितने सब्सक्राइबर्स है, एक्टिव सब्सक्राइबर है, ये सारा डेटा आपके सिर्फ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कितना प्रीमियम इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज में हम देखेंगे तो जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 32% इंक्रीज हुआ है एंड सुरक्षा बीमा योजना के लिए 67% से इंक्रीज हुआ है। अब ये जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इसे पढ़ लेंगे। एंड स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन में रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आपके एग्जाम के पहले मंथ का जो अपडेटेड डेटा होता है वो आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आरआरबी पीओ के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रीमियम रेट्स कितने हो चुके हैं एंड स्टैटिक इसका क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब लॉन्च हुई थी, राइट, एंड कहाँ पे लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड इंश्योरेंस कवरेज कितने का है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इसराइल इंडिया अडॉप्ट विजन स्टेटमेंट टू बूस्ट डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। अब दोनों देशों के बीच में डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन बना रहे, इसीलिए इंडिया एंड इसराइल का ये एक इंडिया और इसराइल ने एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे साइड से यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहे हैं एंड इजराइल से बेंजामिन गैंट्स। न्यू दिल्ली में इन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट की थी जिसके दौरान इन्होंने एक विजन स्टेटमेंट साइन किया है एंड ये फ्यूचर में हमारे दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बने रहने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। सो इसराइल कैपिटल जेरूसलम है, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है, करेंसी यहाँ पे शेकेल है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नाबार्ड के चेयरमैन ने माई पैड माई राइट प्रोग्राम लेह में लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाबार्ड के चेयरमैन है डॉक्टर जीआर चिंताला, जिनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है माई पैड माई राइट प्रोग्राम, ओके। अब बेसिकली वुमेन in order to help the women or to help women to participate in the economic development of our country, NABARD has taken this initiative, okay, and this was launched by NABARD's NAB Foundation. NABARD का NAB Foundation है जो इसको फंडिंग दे रहा है। जो मशीनरीज हैं, जो मटेरियल्स हैं, ओके, सैनिटरी पैड्स बनाने में जो यूज होते हैं, इन मशीनरीज को बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन सैंक्शन देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है माई पैड माई राइट। सो नैब फाउंडेशन का नाम ध्यान में रखेंगे। विथ मशीनरी एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख रुपीज, ठीक है। डॉक्टर जीआर चिंताला ने कहा है मशीनरीज के लिए हम 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इसके अलावा इसके अपग्रेडेशन के लिए 1 और लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए जीआर चिंताला जी ने ये भी कहा है कि इससे हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, ओके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नाबार्ड ने लॉन्च किया। कहाँ पे किया? लेह में किया। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जीआर चिंताला। एंड देन लास्ट चीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं, जो सैंक्शन है यहाँ पे लोन जो है कौन दे रहा है? नाबार्ड के बिहाफ से नैब फाउंडेशन। सो नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। चेयरमैन हमने देख लिए। एंड वन मोर थिंग, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच कमिटी? नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, या तो क्राफिकार्ड कमेटी भी इसे कहा जाता है।
ओके, क्राफी कार्ड या तो बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, इनके सुझाव पे नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन टच 1,40,885 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ मे। अब जब भी जीएसटी कलेक्शन की बात आती है तो आपसे मंथ का पूछा जा सकता है, इस मंथ में कितना कलेक्शन हुआ या तो कौन से मंथ में हाईएस्ट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन मई में 1,40,885 करोड़ रहा था। ठीक है, और ये चौथी बार था कि जीएसटी कलेक्शन ने 1.4 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस किया था। इसके अलावा टोटल जीएसटी पिछले साल का कितना था, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये जो बाइफिकेशन है ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल मंथ का डेटा आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन वुमेन शूटिंग टीम बैग्स गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, पहले कमेंट करना है आपको। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कौन से मंथ में रहा और वो कितने का रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट करना है इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज वुमेन शूटिंग टीम बैग्स गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ था बाकू में। ठीक है, बाकू अजरबैजान में, जिसमें इंडिया के वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पूछा जा सकता है इंडिया ने जीता, जिसमें इंडियन वुमेन शूटिंग टीम एलानविल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये इंडिया का पहला मेडल रहा था बाकू अजरबैजान में एंड टोटली इंडिया ने 5 मेडल्स जीते हैं। अगर पूरे लिस्ट की बात की जाए तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मेडल्स इंडिया ने जीते, जिसमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 5, 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर हियर। एंड टॉप पे रहा है कोरिया 4 गोल्ड एंड 3 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। पूरे चार्ट में आपको ध्यान में रखना है टॉपर का डेटा एंड हमारा डेटा। ठीक है, टॉप 3 पोजीशंस पे कोरिया, यूएस एंड फ्रांस, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। सो अगर हम डिटेल में और देखें तो गोल्ड मेडल यहाँ पे तीनों का नाम मैंने आपको याद रखने कहा था। ओके, एलाविनिल वलारिवन, रमिता एंड श्रेया 10 मीटर इस कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा 50 मीटर में गोल्ड स्वप्निल गुसाड़े एंड आशी चौकसे ने जीता है। देन सिल्वर स्वप्निल गुसाड़े, अंजुमन मौदगिल सिल्वर। देन यू हैव स्वप्निल गुसाड़े, दीपक कुमार एंड गोल्डी गुर्जर सिल्वर। ठीक है, सो गोल्ड का डेटा यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील साइन किया है भारत डायनामिक्स के साथ अस्त्रा MK1 मिसाइल को प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, अब ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल बेसिकली इसको प्रोक्योर करने के लिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ओके, BDL। सो यहाँ से मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, अस्त्रा MK1 है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, BDL का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हुआ है। एंड ये किस टाइप का मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये डील हुआ है 2,971 करोड़ 382.96 मिलियन डॉलर्स। ओके, सो इसे इन रुपीस के फिगर्स में डील का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इसको याद रखेंगे। एंड अस्त्रा MK1 मिसाइल इज यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी एंड ये आता है इंडियन डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। ओके, इंडिजीनियसली हमने इसे डिजाइन किया है, डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर भी किया है। ओके, और इस मिसाइल को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। हेडक्वार्टर्स DRDO की न्यू दिल्ली में है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ। डॉक्टर G सतीश रेड्डी सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पीएम मोदी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, सो नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट। अब जनरली जो फर्टिलाइजर्स यूरिया, ओके, यूरिया होता था ये सॉलिड होता है, लेकिन पहली बार ऐसा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, ओके, लिक्विड प्लांट जो है कहाँ पे इसे
इनॉग्रेट किया गया है, तो वेन्यू याद रखेंगे, गांधीनगर में इसे इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इफको के द्वारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने इसे इंट्रोड्यूस किया। इफको ने एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के प्रोडक्शन के लिए कहाँ पे बनाई है, ओंडला, फुलपुर, कलौल, बेंगलोर, पारादीप, कांडला, देवघर एंड गुवाहाटी। यहाँ पे इफको के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो इस नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर को जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब बेसिकली ये सारे जो यूनिट्स की बात मैंने की, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख बॉटल्स की है हर दिन की, पर डे की। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 3000 करोड़ का लगने वाला है, जिसमें से 720 करोड़ ऑलरेडी कमिट किए गए हैं। ओके, ये लिक्विड नैनो यूरिया है, न्यूट्रिएंट लिक्विड है जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एंड ये कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो अपना कन्वेंशनल सॉलिड यूरिया है उसको रिप्लेस करेगा। ये इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको बेसिकली कन्वेंशनल यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है ये एट 50% से कट डाउन करेगा। एंड ये मोर इफेक्टिव 30 से 40 गुना ज़्यादा रहेगा, 30 से 40 गुना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, एंड दिस इज डिलीवरिंग नाइट्रोजन टू प्लांट्स विद इफेक्टिवनेस इज ओवर 80%. It contains 40,000 mg per liter of nitrogen in 500 meter bottle. अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मुझे लगता है यहाँ से आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे सेरेमनी हुई थी इसको इनॉग्रेट करने की, गांधीनगर में इसको इंट्रोड्यूस किया इफको ने। ओके, इफको के कितने फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एंड इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ध्यान में रखेंगे कितने बॉटल्स की है, 2 लाख बॉटल्स। एंड इसका कॉस्ट 3000 करोड़, ठीक है। बाकी सारा डेटा आपको बस पढ़ना है। सो इफको के हेडक्वार्टर्स काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में, न्यू दिल्ली में है। सीईओ उदय शंकर अवस्थी है, चेयरमैन दिलीप संघानी है, चेयरमैन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1967 में इफको एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स, ठीक है। एयर पावर, जब भी एयर पावर की बात आती है मतलब हमारे पास अगर हम ग्लोबल परफॉर्मेंस देखें दुनिया भर में, जो नंबर ऑफ इंडिया के पास कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने मॉडर्नाइज्ड हैं, ओके, लॉजिस्टिक सपोर्ट वो कैसे एक्सटेंड करते हैं, उनकी अटैकिंग एंड डिफेंस कैपेसिटीज कैसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए WDMMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने हाल ही में एक डेटा पब्लिश किया था ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स का, जिसमें ये पाया गया है कि इंडिया का जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, ये चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, जिसको चाइनीज एयरफोर्स भी कहा जाता है। तो हमारा परफॉर्मेंस चाइना से बेहतर है, लेकिन पोजीशन कितना है इसको ध्यान में रखेंगे। एयर पावर रैंकिंग में इंडिया 6th पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है। टोटल जो TVR है, टोटल वैल्यू रेटिंग, सॉरी ट्रू वैल्यू रेटिंग एक पैरामीटर है जो हमारे एयर पावर कैपेबिलिटीज को मेजर करता है। सो ट्रू वैल्यू रेटिंग इंडिया की कितनी है, 69.4 की है। एंड टॉप पे रहा है USA विथ 242। तो USA की रैंकिंग, USA का TVR, इंडिया की रैंकिंग, इंडिया का TVR याद रखेंगे। पहले दोनों पोजीशन पे USA है, US एयरफोर्स एंड नेवी। तीसरे पोजीशन पे रशिया है। ओके, सो US 1 2 3rd रशिया एंड 6th पोजीशन पे इंडिया है। बाकी जैसे हमने देखा चाइना के आगे हम हैं। नेक्स्ट, 59th एडिशन ऑफ 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट रिलीज की गई है कि दुनिया भर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस या हाईएस्ट परफॉर्मेंस किन सुपर कंप्यूटर्स का है। तो इससे लेकर डेटा पब्लिश किया जिसमें पाया गया कि जो न्यू फ्रंटियर है US का, ओके, US का है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी। सिंपल ध्यान में रखेंगे, US का न्यू फ्रंटियर, ये सुपर कंप्यूटर पहली पोजीशन पे रहा है। एट द सेम टाइम फ्रंटियर पावर कंजम्पशन कितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कैपेसिटी वगैरह इतना डिटेल में याद रखना नहीं है। अब दूसरे पोजीशन पे कौन है, जापान का फुगाकू है। ओके, जापान का फुगाकू है। एंड तीसरे प्लेस पे जो है वो है ल्यूमी, जो है फिनलैंड का।
ठीक है। फिनलैंड का ल्यूमी 3rd पोजीशन। तीनों रैंक्स याद रखेंगे। फर्स्ट में है यूएस का, सेकंड में है जापान का, ठीक है, जापान का, एंड थर्ड में है फिनलैंड का। अब इनका नाम पूछा जा सकता है। यूएस का जो है फ्रंटियर है, यूएस का फ्रंटियर है, जापान का फुगाकू है, एंड फिनलैंड का ल्यूमी है। ओके, बस इतना 3 याद रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा चाइना के पास सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब ये 500 की लिस्ट में ये टॉप पे है, लेकिन नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स चाइना के पास है सबसे ज़्यादा। एज ऑफ जून 2022 में 3 सिस्टम्स इंडिया में रहे हैं ऑन टॉप 500 की लिस्ट में। ओके, इंडिया के 3 500 में रहे हैं 3 सुपर कंप्यूटर्स। सो अगर हम एडिशनल डेटा देखें तो कंट्रीज चाइना सबसे आगे है नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में 173 के साथ, बाकी सबके हमें ध्यान में नहीं रखने। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ओके, अब एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सो सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी है इनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, ओके, मोर एंड मोर नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल रहे, रिसर्च कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, साल 2015 में। ओके, सो रिसर्च कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज को प्रमोट करने के लिए 3 फेजेस में से लॉन्च किया गया, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 सुपर कंप्यूटर्स को असेंबल करता है, फेज 2 इनको मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को लेकर देखभाल करता है, एंड फेज 3 में सुपर कंप्यूटर इज डिजाइन्ड बाय इंडिया। सो हाल ही में डेटा के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज इंस्टॉल्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। ओके, एंड इस पर आई गेस क्वेश्चन भी बना था, ये काफी पहले भी न्यूज में रहा था, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आरबीआई ग्रेड बी में देखने मिला था। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बैंगलोर के द्वारा परम प्रवेगा इंस्टॉल किया गया है, जिसका सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप्स का है। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही इंस्टॉल किया गया था। यहाँ पे हम मिशन की बात क्यों कर रहे हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ एडिशनल जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर रहा था वो था परम 8000। परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो हमने इंडिजीनियसली खुद ने, ओके, ओन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, ओन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा रहा है। ओके, अब बेसिकली क्या है, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। परम प्रवेगा किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया, ISC बैंगलोर के द्वारा। देन पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम 8000, एंड हमारा खुद का डेवलप कौन सा रहा था, पहला परम शिवाय रहा था। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नीगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नीगा मतलब नजर रखना। किस चीज पे नजर रखने की बात हो रही है, यहाँ पे नजर रखी जाएगी आपके कंटेनर्स। ओके, जो कंटेनर्स हैं जो बेसिकली जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, इनको ट्रैक करने के लिए उन कंटेनर्स में क्या कैरी किया जा रहा है। ओके, सो जनरली कोई सस्पिशियस चीज़ तो नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग्स को तो कैरी नहीं किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह लॉन्च किया गया, एंड इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ICD कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। अब क्या होगा, जैसे ही ये कंटेनर वहां से पास करेगा, ठीक है, उस एरिया से पास किया जाएगा जहाँ पे ICTM लगा हुआ है, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो इस कंटेनर में क्या है इस चीज को डिटेक्ट किया जाएगा। ओके, एंड एनीथिंग सस्पिशियस विल बी कॉट at this place itself. So in order to basically protect or to have a better visibility of the container movement, okay, container movement को better करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट निगाह दिल्ली कस्टम जोन के द्वारा लॉन्च किया गया। अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, प्रोजेक्ट निगाह इनलैंड कंटेनर डिपोट्स गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कहाँ पे लॉन्च हुआ, गुरुग्राम में लॉन्च हुआ। एंड सुरजीत भुजबल चीफ कमिश्नर है दिल्ली कस्टम जोन के, जिनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज इनॉग्रेटेड दिस, वेयर वाज इट इनॉग्रेटेड,
सुरजीत भुजबल के द्वारा गुरुग्राम में इनॉग्रेट हुआ एंड ये किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है? इट इज यूजिंग ICTM. ओके. FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग्स 2022 में बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स हॉकी टीम इंडिया के 6th पोजीशन पे रही है एंड जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है ये रही है 4th पोजीशन पे. अगर हम पूरा डेटा देखें FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग्स का तो हमें याद रखना है मेन टॉप 20 रैंकिंग्स जो रिलीज की गई थी इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रहा था और इंडिया 4th पे रहा था. ओके, ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे. सेम रैंकिंग FIH वुमेन्स टॉप 20 रैंकिंग में महिलाओं की कैटेगरी में नीदरलैंड्स टॉप पे रहा एंड इंडिया 6th पोजीशन पे रहा. ठीक है, सो दीज 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. So that's all about today's session guys. Hope to meet you in the next session. अगर आपको सेशन अच्छा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. सी यू देयर.